एमआईएम सीमांचल में आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये सीमांचल का नाम जो है पूरे नेशनल मीडिया में बड़े बड़े राजनेता ले रहे हैं। अब यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इतने साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? सीमांचल के हर मजलूम के साथ, मुसलमान के साथ, हिंदू के साथ, दलित के साथ आप लोगों ने नाइंसाफी की है। अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं बोलना चाहूंगा, रिजल्ट ही बात कर रहा है। जहां जहां भी इश्यूज हुए थे वो सारी सीटें हमने जीत ली थी और खुसूसी माइनॉरिटीज और मुसलमानों को ये चीज समझ में आ गया है कि हमको सरकार बनाने के पीछे दिमाग नहीं खराब करना है, हमको हमारे लीडर्स को कामयाब करना है जो खुद असेंबली में लड़कर हमारा हक लेकर आएंगे। मुस्लिम सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू दर्द अकरम और आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। आपने देखा कि चुनाव में पब्लिक रिव्यू आपके सामने रखा, लगातार लोगों से आपको मिलवाया और हर पहलुओं पर बात करने की कोशिश की। उसके बाद अब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया और जिस तरह की कल्पना लोग कर रहे थे एमआईएम को लेकर खासकर, वो कहीं ना कहीं उसके विपरीत गई है। इसी के साथ साथ हर मुद्दे पर बात की, हर पहलू पर बात की, लेकिन अब चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, 5 सीटें जीत चुकी है और कई सीटें ऐसी है जिन पर दूसरे नंबर पर रही, अच्छा वोट लेकर आए। लेकिन अब इन सब के बाद हम कई पहलुओं पर बात करेंगे, कई मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं एआईएमआईएम के मीडिया इंचार्ज। तो बात शुरू करते हैं, कई मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं क्योंकि अभी समय मिला है कुछ बातचीत करने का, जानने का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम सियासत में। कैसा रहा? सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सीमांचल में आप रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया बात करने के लिए, अपनी बात रखने का मौका दिया। कि पहली चीज़ ये है कि ये जो इलाका है, तकरीबन हमने यहाँ पर 2 महीने का वक्त गुजारा है। एक चीज़ हमने देखी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है और मुल्क के दूसरे कोने से सीमांचल का जो एरिया है बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर गुर्बत हद से ज़्यादा है, लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है, ना सही से कोई हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल्स हैं और सड़कें भी बहुत बुरी हालत में। खाली आपको मेन रोड्स अच्छी लगेंगी और जैसे ही आप मेन रोड से अंदर जाएंगे तो रोडों की हालत बहुत बद से बदतरीन है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई कुछ इमरजेंसी हो जाती है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है या कहीं आग भी लगती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो, वो पहुंच ही नहीं सकती है टाइम पर। मैंने यहाँ के लोगों के साथ देखा और कुछ इंसिडेंट्स भी सामने आए। आग लगने का एक वाकया पेश आया जिसमें खातून का पूरा घर जल गया था, उसकी बकरी जल गई थी, उसकी भैंस जल गई थी, गाय जल गई थी। उनके जो हस्बैंड है वो गल्फ में मजदूरी करते हैं, उसका एक बेटा बम्बई में काम करता है। वो अकेली खातून थी, उसके कुछ आसपास पड़ोस में रिश्तेदार थे, उनके पास भी जेंट्स नहीं थे घर के, वो लोगों के पास छोटे बच्चे ही थे पूरे जो भी थे। फायर ब्रिगेड आने के लिए 4 से 5 घंटे लग गए, जब तक सब खत्म हो गया था। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। और ऐसे मुकामात भी देखे जहाँ पर आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लोग नाव के जरिए जाते हैं, वो भी नाव बहुत जो लोकल अपने हाथों से जो लोग बनाए हैं, जिनका भरोसा नहीं कब डूब जाए। और सोचिए कि एक आइलैंड के जैसी जगह भी देखी मैंने, वहां पर कुछ कनेक्टिविटी नहीं है। आपको जाना है तो वो कश्ती का सहारा, छोटी कश्ती का सहारा लेके ही जाना है। आप सोचिए कि वो गांव के लोग अपना घर बनाने के लिए सीमेंट के थैले एक एक करके, एक एक पत्थर लेके जाना, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल उनको घर बनाने के लिए कितनी तकलीफ होती है। तो मेरा सवाल ये है कि जितने भी यहाँ पर हुकूमत किए हैं, चाहे वो जेडीयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, आप लोगों ने एक एरिया को इतना किस तरीके से आपने पिछड़ा कर दिया। इसके ऊपर इतने साल हो गए आज़ादी से लेकर आज भी अगर आप यहाँ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहीं 25-30 साल में अपने बचपन में चले जाता हूँ कि आज भी वही पुरानी दुकानें, होटल्स, लोग मस्त एकदम बेफिक्रे से बैठे हुए हैं। कुछ रिसोर्सेस नहीं है वो लोगों के पास रोजगार के लिए, मजबूरी में वो लोग यहाँ से मुल्क के और अब्रॉड जॉब के लिए, इनकम्स के लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक अच्छी चीज़ ये रही कि मजलिस आने के बाद, एमआईएम सीमांचल में आने के बाद आप देख रहे हैं कि ये सीमांचल का नाम जो है पूरे नेशनल मीडिया में
बड़े बड़े राजनेता ले रहे हैं, अब यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इतने साल से आप लोग क्या कर रहे थे? ये तो भी बहुत बड़ा सवाल है। और एक मेजर थिंग भी मुझे ये लगी कि इस एरिया को बैक रखने का, मतलब पीछे रखने का, पिछड़ापन रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर माइनॉरिटी की मेजोरिटी है। तो वो एक भी रीजन है कि जानबूझकर इस इलाके को पीछा रखा गया, नजरअंदाज किया गया है। लेकिन वो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि सीमांचल में सिर्फ मुसलमान नहीं बसता, यहाँ पर हिंदू भी बसता है। तो आप सबके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सीमांचल के हर मजलूम के साथ, मुसलमान के साथ, हिंदू के साथ, दलित के साथ आप लोगों ने नाइंसाफी की है और इसकी आवाज मजलिस अच्छे लेवल पर उठाने में कामयाब हुई है। आप खुद भी इलेक्शंस कवर किए हैं, देखे हैं बड़े बड़े लीडर्स जो कभी सीमांचल के तरफ पलट कर नहीं देखते थे, आज उनको मजबूरी में आकर एमआईएम के खिलाफ कैंपेन करना पड़ा। सीमांचल की राजनीति को एमआईएम कैसे समझ पाई, या आप लोग कैसे इतनी जल्दी समझ पाए, कैसे समझ पाए? समझना बहुत आसान है। यहाँ के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। पहली चीज, वो लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे बिकॉज ऑफ देयर एजेंडा एंड आइडियोलॉजी। दूसरी चीज ये थी कि उनके पास कोई मुतबादिल नहीं था, वो लोग गठबंधन को ही वोट देते थे, वो लोग विकल्प नहीं था। तो मजलिस उनके सामने एक अल्टरनेटिव के जैसा पेश आई, विकल्प के जैसा पेश आई, उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडिया वाले ये बताते हैं कि सिर्फ आते हैं ये लोग कम्युनल बात करते हैं, कुछ भी मतलब जज्बाती बात करते हैं। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात हमने उठाई, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लाने की बात हमने उठाई, बाढ़ की बात हमने उठाई, पलायन की बात हमने उठाई। ये सब चीजें मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये सब चीजें शो नहीं करते, या फिर जो अपोजिशन है वो ये सब चीजों को हाईलाइट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ हम जो पॉलिटिकल जो बात करते हैं वही चीज को हाईलाइट किया जाता है। इस बार के चुनाव में जैसे आरोप तो लगता ही है, लेकिन इस बार के चुनाव में चूंकि हमने कवर किया है, हम यहाँ रुके हुए थे, लगातार कवर कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उलमाओं को अनदेखा करना और पैसे वैसे लेने का आरोप, पार्टी पर इतना सब आरोप लगा और उसके बावजूद भी यहाँ फिर से रिपीट करना, ये कैसे हुआ? खत्म हो गया, आपने ही बोल दिया, हमने जीत हासिल कर ली। देखिए, ये इल्जाम वगैरह लगना सियासत में आम बात है, कोई नई चीज नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी का भी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है कि वो हम उसी हिसाब से टिकट्स देते हैं कि जो कामयाब हो सके। और हमने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो लोग हम पर इल्जामात लगा रहे थे, वो सरे से झूठे साबित हो गए ना, आपके सामने ही है। अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं बोलना चाहूंगा, रिजल्ट ही बात कर रहा है। जहां जहां भी इश्यूज हुए थे वो सारी सीटें हमने जीत ली। बलरामपुर सीट की बड़ी चर्चा हो रही है, कहाँ चूक हो गई, कैसे चूक गए? हम इसको चूक नहीं मानते, हम इसको हमारी कामयाबी मानते हैं। आप देखिए कि वहां पर बलरामपुर में मैं खुद कैंपेन देख रहा था वहां का, मैं पर्सनली इन्वॉल्व था वो सीट पर, स्पेशली वहां पर अमोर में, कोचादामन में भी मैंने अपना टाइम दिया है। तो हम बलरामपुर का मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि हमारे लिए वो बहुत बड़ी कामयाबी है कि 80,000 वोट लाना मजाक नहीं है। पहली बात, लोगों ने आपको साथ दिया। और वहां पर जो एमएलए थे, जो एक्स एमएलए हैं, अब महबूब साहब कम से कम 25 साल से वहां पर एमएलए थे, तो उनका बहुत बड़ा कैडर था, उनकी पार्टी के लीडर्स थे वहां पर, उनके पास बूथ मैनेजमेंट था, और ये सब चीजें थी कि उनके खिलाफ में हमको इलेक्शन लड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वोटों से, 380 वोट, एक बूथ के भी वोट नहीं होते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि इतना ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ना, और जिस तरह से कई लोग आकलन कर रहे थे कि महबूब आलम यहाँ 25 साल से जीतते आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा एमआईएम के लिए कि उनको उनका वर्चस्व तोड़ पाए। इसके बावजूद कई लोग कह रहे थे 5,000 में सिमट जाएंगे, 10,000 में सिमट जाएंगे, और जब रिजल्ट आया तो वो एक बार चर्चा हुई कि जीत गए। ये सब कैसे हुआ? देखिए, जब हम शुरू में यहाँ पर आए थे तो जो अपोजिशन के जो लोग थे, तो वो लोगों नंबर्स देना चालू किए थे, फेसबुक पर लिखते थे, वीडियोस डालते थे, ट्विटर पर लिखते थे, एमआईएम आदिल हसन यहाँ से 3,000 वोट लेंगे। जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ते गया, 5,000 पर आए, 8,000 पर आए, 12,000 पर आए, 15 पर आए, 18 तक आए, 20 तक आ गए। इससे आगे नहीं जाएंगे। मैं बोला कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे, वो लोग बोलते थे तो गलत जगह मेहनत कर रहा, वो सीट तुम लोग जीत ही नहीं सकते। बोला कि तुम एज जो सोशल मीडिया पे जो तुमको दिख रहा है, तुम उसी बात कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। हमको पता है कि
लोगों का क्या जो रेस्पॉन्स आ रहा है, खुसूसी तौर पे महिलाओं का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था और नौजवानों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। एक बहुत बड़ा तबका बुजुर्गों का भी हमारा साथ दिया है। और दूसरी चीज आप जो बोल रहे हैं कि चूक हो गई, कि एक चीज ये है कि महबूब आलम के जो कैंपेन था उसमें उन्होंने एक चीज को बहुत रेग्रेसिवली यूज किया कि गठबंधन की सरकार बनाना है। और इमरान प्रतापगढ़ी ने आकर एक स्टेटमेंट कह दिया यहाँ पर कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो महबूब डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो ये चीज जो है थोड़ा लोगों में सेंटीमेंट जगाई है वो चीज को। अब देखिए, अब इमरान प्रतापगढ़ी जहां जहां भी कैंपेन किए हैं पूरे के पूरे सीट वो हार गए, जमानत तक नहीं बची है। अब वो आए बलरामपुर भी, अब पूछिए कि अब यहाँ जो बलरामपुर की जो हालत है, क्या इमरान प्रतापगढ़ी आएंगे कि जो बाढ़ का इलाका है ये, क्या मदद के लिए वहां पर आएंगे? जो पुल नहीं बने हैं, जो सड़कें नहीं बनी है, जो अस्पताल नहीं बने, 25 साल से उनका एमएलए था, उनके गठबंधन का एमएलए था, क्या काम किया उसने? लोगों ने नकार दिया उनको। यहाँ इकरा हसन भी आई और कोचा धामन में अच्छे से प्रचार किया, दूसरी जगह गई वो। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत मेहनत उन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं एमआईएम को थोड़ा लाइट ले रही थी वो, जबकि अगर इमरान प्रतापगढ़ी को देखा जाए तो वो बड़ा कटाक्ष कर रहे थे। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी क्या है मालूम है? इमरान प्रतापगढ़ी को शोहरत, नाम जो भी हासिल हुआ है, एक 2-3 नज़म की वजह से हासिल हुआ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, असद अवैसी के, अकबर अवैसी के कसीदे पढ़ पढ़ कर उन्होंने आज कांग्रेस से ब्लैकमेलिंग कर कर राज्यसभा की सीट हासिल की। उनको सीट भी इसीलिए मिली है कि वो सिर्फ एमआईएम के खिलाफ बोले। तो वो अपने पार्टी के लिए जो कर रहे हैं, उनको जो काम सौंपा गया है, मुसलमानों की क़यादत को कमजोर करने का जो काम उनको दिया गया है, वो बखूबी कर रहे हैं और अवाम भी वो चीज को देख रही है। आप जीरो है, वो जहां जहां भी कैंपेन किए जीरो है। और दूसरी चीज मैं इमरान प्रतापगढ़ी से डायरेक्ट पूछना चाहूंगा, क्या आप क्यों हिंदू कैंडिडेट्स, यादव कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन के लिए नहीं जाते? आप सिर्फ मुसलमान सीट और जहां पर खुसूसी एमआईएम कैंडिडेट्स होते हैं वहीं पर ही क्यों आप कैंपेन करते हैं? बड़ा सवाल है। आप अपने चैनल के जरिए पूछिए कभी इमरान प्रतापगढ़ी से, क्या वजह है कि आपकी पार्टी जो है, जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके पास कैंपेनिंग के लिए आपको क्यों नहीं भेजती? इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बड़े मंच से ये भी कहा कि ओवैसी साहब यहाँ तो दरी बिछाओ, ये करो वो करो, ये सब बात कर रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का, लेकिन जुबली हिल्स में जाके आप लोग दरी बिछा रहे हैं एमआईएम के लोग कांग्रेस की। देखिए, हर स्टेट की पॉलिटिक्स अलग होती है। आप बखूबी जानते हैं कि साउथ इंडिया इज डिफरेंट, नॉर्थ इंडिया इज डिफरेंट, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन एंड डिफरेंट पॉलिटिक्स। आप जुबली हिल्स जो तेलंगाना में आता है, वहां पर ऑलरेडी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो आप बोलिए कि वहां पर अगर सिटिंग गवर्नमेंट का अगर एमएलए जीतता है और वहां पर हमारे 2 कॉर्पोरेटर हैं, तो वो ज्यादा बजट लाकर काम करवा सकता है। और दूसरी चीज, ये जो बोल रहे हैं दरी बिछाने की जो बात कर रहे हैं, शायद आपने वीडियोस वगैरह देखे नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी, आपका खुद तेलंगाना का जो सीएम है असद अवैसी के लिए और अकबर अवैसी के लिए चेयर लगाता है। वीडियो वायरल हुई थी, देखा था। तो यही उनके लिए जवाब है। और रही बात यहाँ पर, तो हमने उनको ऑफर दिया था, अलायंस कर लो हमारे साथ। आज कुछ पिक्चर ही और होती है अगर वो अलायंस करते हैं। हमारी सीटें उन्होंने कम से कम 15 के करीब काटी हैं। आज नहीं तो एमआईएम के कम से कम वो 15, ये 5-20 एमएलए होते थे एमआईएम के। यही आरोप लग रहा है एमआईएम पर के लगभग 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन को नुकसान पहुंचा। कर लेना था ना अलायंस, हमने तो सिर्फ 6 की डिमांड की थी। अब वो आप वो इल्जाम नहीं लगा सकते हमारे ऊपर, हम आप पर इल्जाम लगाएंगे। आपने बीजेपी की मदद की है, तो क्या फिर ये जैसे आप करेंगे हमको साथ नहीं लिया, तो क्या फिर ये जानबूझ के हुआ कि अगर आप हमें नहीं लेंगे तो हम जानबूझ के हराएंगे? देखिए, सियासत में हक छीन के लेना पड़ता। हमने आपके पास प्रस्ताव रखा, ढोल बजाए, लेटर्स लिखे, इसके बावजूद भी अगर आप ईगो में आकर अलायंस नहीं करेंगे, तो लिहाजा हमारी तो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एनजीओ नहीं है, हम तो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे ही। ये चीज नहीं होना बोलकर ही हमने प्रपोजल रखा था ना। उनके तरफ से तो प्रपोजल नहीं आया था। अगर वो इतने सीरियस होते बीजेपी को हराने के लिए तो प्रपोजल उनको देना चाहिए था ना। प्रपोजल तो हमने दिया, ऐसे भी नहीं दिया, चोरी छुपे नहीं दिया, पूरे पब्लिक के सामने, आवाम के सामने जाकर हमने प्रपोजल दिया। ऐसा लगता है जैसे सीमांचल में खासकर एमआईएम को ये जो आप कह रहे कि गठबंधन के लिए पहुंचे, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से वरदान साबित हुआ एमआईएम के लिए, ऐसा मानते हैं? मतलब एक टर्निंग पॉइंट हुआ। देखिए, अब बोल सकते हैं आप एक तरीके से,
लोगों का साथ, जो हमारे 5 एमएलए हम जीते थे लास्ट टाइम, वो सीट हमने रिटेन करने में कामयाब रहे। अच्छा मैंडेट मिला हमको, बावजूद इसके कि जो हमारे 4 एमएलए छोड़कर चले गए थे, उसके बावजूद भी ने नए कैंडिडेट्स को, नए चेहरों को आवाम ने अपनाया और हर कैंडिडेट 20,000 की मार्जिन से जीता है। बहुत बड़ी बात है ये। और जो 2 सीट्स पे हम सेकंड आए, एक बलरामपुर में 389 से हमारे, ठाकुरगंज में गुलाम हसनैन साहब 7,000 वोट से हारे, और कई सारे ऐसे मुकामात हैं जहां पर हम 3rd पोजीशन पर हैं और अच्छे खासे वोट्स दिए। तो सीमांचल में आने वाले वक्त में जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंशाल्लाह मजलिस और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कामयाब होगी, एक अल्टरनेटिव फोर्स बनेगी। और खुसूसी माइनॉरिटीज और मुसलमानों को ये चीज समझ में आ गया है कि हमको सरकार बनाने के पीछे दिमाग नहीं खराब करना है, हमको हमारे लीडर्स को कामयाब करना है, जो खुद असेंबली में लड़कर हमारा हक लेकर आएंगे। डिप्टी सीएम और सीएम की मांग को लेकर दरी बिछाओ और फिर बाद में चरमपंथी कहना तेजस्वी यादव का, इसको आपने कैसे मतलब जनता तक पहुंचाया, कैसे ये पूरा कैंपेन आपने किया? देखिए, क्योंकि इसका बड़ा असर दिखाई दिया। देखिए, पहली चीज, हम पहले अलायंस की बात की है, वो लोगों ने ठुकरा दिया, जनता देख रही थी। दूसरे, वो खुद से आके सीएम फेस डिक्लेयर करते हैं तेजस्वी यादव को, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को आप डिक्लेयर करते हैं। तो बिहार का मुसलमान देख रहा था कि हमको क्या मिलेगा। हमने सिर्फ बताया है जनता को, हमारा काम है सोशल मीडिया के जरिए मैसेज घर घर तक पहुंचाना, वो हम करने में कामयाब रहे। देखिए, आप लोगों की इतनी मेजॉरिटी है, आप अंधाधुन वोट देते हैं, लेकिन आपको बदले में मिल क्या रहा है? आपने लफ्ज़ मुसलमान तक नहीं लेते। आपको जब पूछा जाता है आई लव मोहम्मद के ऊपर जो अरेस्ट हो रहे हैं, जो नौजवानों पर केसेस बुक हो रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं बिहार पर फोकस कर रहा हूं। अरे, हमारे लिए अल्लाह सुब्हान व तआला के बाद अगर कोई शख्सियत सबसे इंपॉर्टेंट है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है तो ये लोग तमाशाईन बन के खड़े हैं। हम ऐसे लोगों का साथ कैसे देंगे? तो ये आवाम देख रही थी ये सब चीजों को। उसके बाद बीच इलेक्शन में उनका कहना कि हम एक्सट्रीमिस्ट को जगह नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने ये स्टेटमेंट कैसा दिया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या उसको वो वर्ड की मीनिंग भी पता थी या नहीं पता थी? ग्राउंड पे जब हम लोग जाते थे, बहुत से समर्थक वैसे कैसे मिलते थे जो ये कहते थे कि उनको पता नहीं, ये गूगल से लिया हुआ शब्द है, उनको नहीं पता इसका मतलब क्या है। अगर उनको पता हो तो शायद ना बोलते। देखिए, अब एक बैरिस्टर है, कंपैरिजन में दूसरी तरफ एक 9th फेल या पास जो उनके ऊपर बोला जाता है, तो वो ऐसे ही बात करेगा ना। तो उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। एक आरोप बड़ा एमआईएम पर लग रहा है कि जैसे कयादत चिल्लाने वाली पार्टी खासकर जब से सीमांचल में आई है तो मुस्लिम लीडरशिप में बड़ी गिरावट आई है। तो ये सोचना चाहिए आरजेडी एंड कांग्रेस को और वो उनके तमाम सपोर्टर्स को, जो उनके लिए जय जय के नारे लगाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्या हो रहा है कि आप तो वोट दे रहे हैं, आपका जो उपाय है, जो दूसरा समीकरण वाले हैं, वो आपको क्यों वोट नहीं दे रहे? क्यों आप लोग हार रहे हैं? मजलिस जहां से लड़ रही है, जीत रही है। ये सवाल उनके लिए बनता है कि आप लोग क्यों अपने मुस्लिम लीडर्स को कामयाब करने में नाकामयाब रहे। देखिए, आप दूसरे मुस्लिम सीट से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये अपने आप को सच में सेकुलर पार्टी से अगर मानती है तो कोई हिंदू डोमिनेटेड या यादव डोमिनेटेड या दलित या कोई भी अदर कम्युनिटीज की जो डोमिनेटेड सीट है, वहां से जीत के बताइए ना मुसलमान को। आपको पता है कि मुसलमान लास्ट में बीजेपी के डर से हमको वोट देगा, लेकिन वो भी अब खत्म हो गया है। मुसलमान अब बीजेपी को हराने के लिए वोट दे ही नहीं रहा। ये चीज, ये जो नौजवानों में जो शऊर बेदारी हुई है, वो लोग बोल रहे हैं कि वो हमारे बाप दादा ने किया जो भी किया, लेकिन आज का जो नौजवान है वो ये कह रहा है कि हम बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं देंगे, हम हमारी ताकत को मजबूत करने के लिए वोट देंगे। तो हल्के में दूसरी पार्टीज को ये चीज जो है हल्के में नहीं लेनी चाहिए। अभी तक एमआईएम को लेकर कई लोग ये कहते थे कि एमआईएम जहां से एक बार जीतती है, खासकर हैदराबाद को साइड अगर कर दिया जाए, महाराष्ट्र हो या फिर दूसरी जगह हो, तो लगातार लोग ये कहते थे कि एमआईएम जहां एक बार जीत जाती है दोबारा नहीं जीतती है। ये 100 उदाहरण महाराष्ट्र का भी देते हैं लोग, इम्तियाज जलील के साथ में से हुआ, कई उदाहरण इस तरह के देते हैं। तो बिहार में ये सब हुआ और ये एक नई मिसाल भी पेश कर दी है कि ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये अपोजिशन द्वारा एक नैरेटिव चलाया जाता है कि आप इधर से जीत गए। होता क्या है कि एक बार अगर जब एमआईएम कामयाब होती है
तो तमाम ये जो बीजेपी है, आरजेडी, जेडीयू, सब एक होकर क्या भी करो, पहले इसको खत्म करो। तो ये सब चीजें नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र, बिहार में भी की है। आपके 4 एमएलए खरीदने का रीजन ही वो था कि आपकी लीडरशिप को तोड़ी जा सके। महाराष्ट्र में भी वही चीज होती है, हर जगह पर होती है। अगर इसका ये मतलब नहीं कि एमआईएम दूसरी बार नहीं जीतती है। हम जीते हैं, मालेगांव की सीट हम जीते हैं, हैदराबाद के अलावा बता रहा हूं मैं आपको। अब बिहार में हमने रिटेन किया है सीट्स को। तो ये सब फेक नैरेटिव्स, फेक प्रोपेगेंडास जो है ये लोग चलाते हैं, ये धीरे धीरे पब्लिक के सामने साफ होते जा रहा है। अब अगली बार जो है कोई भी मजलिस को हल्के में तो नहीं लेगा। अगर वो ले रहा है तो उससे बड़ा नादान और कोई नहीं है सियासत में। 20 के चुनाव में भी आपके 5 विधायक जीते थे, जिसमें से 4 टूटकर आरजेडी की तरफ चले गए थे। तो इस बार जनता भी सवाल कर रही थी, या जो लोग एमआईएम से थे और फिर वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो विधायक को सपोर्ट करते थे, वो टूट के आरजेडी में चले गए। तो अब क्या करेंगे उस पार्टी को सपोर्ट करके? इस तरह की बातें लोग कहते थे। इस बार क्या रणनीति है कि उनको आप पार्टी में रोके रखेंगे या पार्टी में टिके रहेंगे? देखिए कैसा होता है कि लास्ट टाइम जो था, आरजेडी ने बहुत तरीके से शाहनवाज के जरिए हमारे एमएलए को तोड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वो चीज नहीं दोहराई जाएगी। क्या है, वो एक कहावत है ना, छाछ का जला भी फूक फूके पे, कुछ तो भी एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही। दूध का जला हुआ भी छाछ फूक फूक पे। उसी तरीके से हमने टिकट्स वगैरह भी उसी तरीके से दिए। इल्जामात भी लगान, वो लोग चाह रहे थे कि उनके लोगों ने प्लांट किया था कि इनको टिकट मिल जाएगी, तो ये फिर से हमने वो सब चीजें भांप ली थी। तो हमने पार्टी का जो प्रोसीजर था उसके तहत हमने टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए उसमें। तो ये सब चीजें, उनकी जो साजिशें थी वो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह नाकामयाब हो गई। और इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में देखिए कि 5 जीते हैं, 25-30 जीतना बड़ी बात नहीं है। आगे की क्या प्लानिंग है? जैसे बिहार के बाद अब क्या सोच रहे हैं? अभी तो ब्लैंक है, जहां असद साहब बोले वहां चले जाएंगे। मैं असद साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जो है इलेक्शंस कैंपेनिंग देखता हूं, किस तरीके से हमको इलेक्शंस आगे ले जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बोलते हैं ना, लीडर क्रिएट्स मोर लीडर। तो असद साहब ने, मैं पहले तो अल्लाह सुब्हानो तआला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, जिन्होंने मुझे काबिल बनाया, पढ़ा लिखा बनाया। मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत साथ दिया, यहाँ तक आज तक भी वो लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ खड़े रहते हैं हर डिसीजन में। उसके बाद पार्टी ने भी मुझे अच्छी जिम्मेदारी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं उसमें कामयाब भी हो रहा हूँ। भले ही कुछ वोट से हम हार गए बलरामपुर, अमौर तो हम जीते, कोचादामन भी हम जीते। अमौर को लेकर एक बड़ी दिलचस्प वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और एमआईएम के लोगों ने फिर उनका फोन कर करके उनको जीना हराम कर दी। पप्पू यादव ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर कब दे रहे हैं, अगर यहाँ अमौर से कब दे रहे हैं, कांग्रेस जीतती है। क्या कहेंगे आप? कब दे रहे हैं, पूछिए। फोन ही नहीं उठा रहे वो। अच्छा है ना, सबके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं पब्लिक के सामने, अवाम के सामने। ये लोग हमारे वोटों पर जीत के जाते हैं और हमारी क़यादत को कमजोर करने आते हैं और इस तरीके के बेतुके बयान देते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। दीजिए ना, इस्तीफा दीजिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, कब देंगे आप इस्तीफा। इंशाल्लाह पूर्णिया से भी हम एमपी इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगला क्या ये मान लिया जाए कि 2026 में चुनाव होना है, फिर उसके बाद 27 में यहाँ का संदेश क्या यूपी में भी आप पूरे देश, नॉट जस्ट यूपी, ऑल ओवर इंडिया वी हैव गिवन द मैसेज, इफ यू टेक एमआईएम लाइटली देन पब्लिक विल टेक यू लाइटली। तो क्या यहाँ और एक दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ एमआईएम को मुसलमान वोट डालते हैं। सीमांचल के हिंदू लोगों ने भी हमको बहुत भर भर कर वोट दिया। मिसाल है कोचादामन, मिसाल है अमौर, मिसाल है बहादुरगंज, मिसाल है आपका जोकीहाट, मिसाल है आपका बाईसी, मिसाल है आपका बलरामपुर, मिसाल है आपका ठाकुरगंज, अररिया, प्राणपुर। ये सब सीटों पर मुसलमानों से साथ साथ हिंदू भाइयों ने भी वोट दिया। प्राणपुर में तो एक बड़ी अच्छी बात यह है जो देखने को मिली है कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल आपने कायम की। जिसको प्रत्याशी बनाया वो दोनों दोस्त है, हिंदू और मुस्लिम, कभी बचपन से साथ रहते आ रहे हैं। तो अब वही देखिए, आप जो आफ्ताब कंचन है, आफ्ताब एक का नाम है, कंचन एक का नाम। ऑफिशियली तो आफ्ताब ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन पूरा जो कैंपेन हुआ था आफ्ताब कंचन दोनों के नाम पर हुआ था कैंपेन। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था रियॉट्स के दरमियान में, आफ्ताब ने कंचन की जान बचाई थी। तो
तब से कंचन और आफ्ताब की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो चुनाव साथ में लड़े, 30,000 के करीब करीब वोट दोनों ने हासिल किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में प्राणपुर से भी हम जीत हासिल करेंगे। यूपी के चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अरे वो ज्यादा बताएगा। फोकस मुझे लगता है कि यूपी पे ही होगा। अभी देखिए, जो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी हम उसके ऊपर अमल करेंगे, उसके ऊपर आगे मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह मेहनत तो करने हम पीछे नहीं हटते। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बहुत आसान काम नहीं है अपने घर से बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने दोस्त अहबाब को छोड़कर, खाना पीना छोड़कर एक ऐसी मुकाम में जहाँ आपको कोई रिसोर्सेस नहीं है। हमारा यहाँ का खाना तक मैच नहीं होता, फिर भी हमने पार्टी के लिए, अपनी कौम के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, सियासी तौर पर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब हमारी नस्लें बड़ी होंगी तो हिंदुस्तान में एक नई अच्छी क़यादत देखेगी, उनके लिए एक अच्छा वक्त रहेगा, तरक्की करेंगे वो लोग। हम आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे MIM के मीडिया इंचार्ज आतिफ अशर साहब, जो लगातार कई महीनों से बिहार में रुके हुए हैं, सीमांचल में खासकर बड़ी बारीकी से और बड़ी करीब से जाकर सीमांचल को देखा और फिर कहीं ना कहीं अपने जो प्लानिंग इन्होंने की थी उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते दिखाई दिए। और कामयाब कैसा हुआ वो सब आप लोग देख रहे हैं कि इसका असर दूसरे स्टेट्स में भी दिखाई दे रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में इसका बहुत अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए मुस्लिम सियासत।